गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। तो मानते हैं ना कि लेट I इक्वल टू करंट इन वायर, करंट इन सर्कुलर वायर। कोई एक सर्कुलर वायर है, उसमें करंट क्या है? I है। तो इसमें I करंट, इसकी रेडियस R और ये I हो गया, है ना। तो इसमें अगर एक लाइन अगर लिखें तो लिख सकते हैं, यहाँ पर यहीं पे लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एरिया वेक्टर, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एरिया वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बी, ऐसा लिखते हैं। और आई ए एन कैप एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो यूनिट होगी वो होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डिटरमाइन करेंगे राइट हैंड थंब रूल से। करंट की डायरेक्शन इस तरह से है, तो इसकी डायरेक्शन दैट, तो इसकी डायरेक्शन डिटरमाइन बाय राइट हैंड थंब रूल्स। डायरेक्शन डिटरमाइन बाय राइट हैंड थंब रूल, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। बेसिकली इसको जो हम लोग टॉर्क पढ़ेंगे ना, टॉर्क, उसमें इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन रहते हैं, बोर्ड में क्वेश्चन रहती है। क्वेश्चन क्या है कि इस तरह का है, मान लीजिए कि आपके पास एक एल लेंथ का वायर है, सपोज दैट एल लेंथ की वायर है, और नाउ कंसिडर एल लेंथ ऑफ वायर। वे एल लेंथ की एक कोई वायर है, करंट इन द वायर वाई आई है, करंट इन द वायर आई। we have to find magnetic dipole moment। इसकी हम लोग को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो ए लेंथ के वायर है, तो उसको हम लोग सर्कुलर रूप पहले बनाएंगे, एक सर्कुलर शेप देंगे तो कुछ ऐसा होगा। मान लीजिए
कि एल लेंथ की वायर है आई, इसकी लंबाई एल है, तो इसको सर्कुलर लूप अगर दिया जाए इस तरह से दे देंगे और इसकी रेडियस आर, इसमें करंट आई करंट इसमें दे दिया, इसमें करंट आई ये वाली है सर्कुलर लूप, तो इसकी अपनी एक एरिया होगी, तो इसकी जो एरिया होगी, एरिया इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर और एल इक्वल टू सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो आर इज इक्वल टू एल बाई कितना 2 पाई। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी, नाउ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू बी इज इक्वल टू आई इंटू ए, तो आई इंटू ए, तो आई इंटू ए की अगर बात किया जाए तो क्या होगा, ये यहाँ पे आई और पाई आर का स्क्वायर, तो आई पाई और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, आर यहां पर है, तो एल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, तो पाई से पाई हट जाएगा, तो म्यू बी इज इक्वल टू आई एल स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4 पाई एन सेट, ये होगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब जैसे जैसे आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की अगर बात करें और मतलब कि अलग अलग शेप के लिए अगर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए इसकी बात करते हैं, नोट ए और ए, और इस पर करंट ऐसे दिखा दिया गया है, तो इसकी म्यू बी की बात करें तो क्या होगा, आई करंट है, आई इंटू एरिया, तो आई और है ना √3/4 और साइड का स्क्वायर इंटू आई। उसी तरह से अगर ऐसे हो स्क्वायर हो, स्क्वायर के शेप में हो तो कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो कि स्क्वायर ए साइड है, तो इसकी अगर म्यू बी की बात किया जाए तो आई इंटू ए स्क्वायर, अगर हेक्सागोन हो, हेक्सागोन इस तरह से, सबकी साइड ए, यहां पर क्या हो गया, आई सब आई, है ना। तो इसकी अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात की जाए तो क्या लिखेंगे, आई इंटू कितनी ए, आई इंटू ए। तो इसमें अगर बात किया जाए तो इस तरह से, तो एक ये हो गया 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल 6, तो लिख सकते हैं क्या, 6 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए का स्क्वायर, 2 3, तो 3 √3 डिवाइडेड बटे 2 आई, एरिया है ये, आई इंटू ए का स्क्वायर, ये आंसर हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एक बोर्ड की क्वेश्चन करते हैं, बहुत छोटी क्वेश्चन, बोर्ड लाइक, जस्ट एक बोर्ड लाइक क्वेश्चन करते हैं।
सिंपल क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग विथ पीरियड कैपिटल टी। कैपिटल टी पीरियड में वो क्या करता है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लेता है इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। दिस इलेक्ट्रॉन is equivalent to a magnetic dipole, then dipole moment of this electron is। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो एक रिवोल्यूशन वन टाइम पीरियड में कंप्लीट कर रहा है। तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मान निकालना है। तो आर रेडियस और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है v वेलोसिटी से, और इसकी रेडियस कितनी होगी, r, रेडियस r होगी। तो हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ से इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जब ये पास कर रहा होगा तो इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट भी आएगी ना, इसमें आएगी नहीं। तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो होगा क्या, I इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई क्या, T होगा, होगी, यानी E डिवाइडेड बाई कितना, T होनी चाहिए ना T। अब टाइम पीरियड की जो बात है वो हो जाएगी क्या, V इज इक्वल टू 2 पाई R डिवाइडेड बाई क्या, T। तो T इक्वल टू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं E और T इक्वल टू 2 पाई R डिवाइडेड बाई क्या, V T इक्वल टू, इस T को एंट्री करते हैं यहाँ पर। तो I इक्वल टू मिलेगी E, यहाँ पर पुट करते हैं तो E 2 पाई R डिवाइडेड बाई V, इसको ऊपर पहुंचाएंगे तो I इक्वल टू ई भी डिवाइडेड बटे 2 पाई R, है कि नहीं। I इज इक्वल टू ई भी बटे 2 पाई R। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू बी इज इक्वल टू I इंटू ए। तो I का वैल्यू है ई भी बटे 2 पाई R, ई भी डिवाइडेड बाई 2 पाई R, ई भी डिवाइडेड बाई 2 पाई R। और ये ऐसे करते हैं, इस तरह से करते हैं हम लोग, T के टर्म में ही आंसर निकालते हैं। तो इसको हटा दो, है ना, इसको हटाओ। T के टर्म में अगर आंसर लाते हैं तो म्यू बी इज इक्वल टू आई इंटू ए। तो I इक्वल टू ई बाई क्या, T, और इसका था पाई R का स्क्वायर, बस यही पाई R स्क्वायर E बटे T, ये हो गया आंसर। लेकिन V के टर्म में भी आंसर बनाई जा सकती है, ये ऑप्शन के हिसाब से मैंने काम किया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नोट में कुछ बातें लिखते हैं। ये आपका आंसर हो गया, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की ये मान हो गई। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं बात करते हैं, अदर वेलोसिटी वगैरह ओमेगा के बाद हिसाब से करते हैं। नोट में लिखते हैं, नोट में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं बात करें इसे, इस तरह से बात करते हैं, आर रेडियस है ना, और इसमें आई करंट ड्यू टू वी वेलोसिटी से ये
रिवॉल्व कर रहा है। तो इसमें आई की बात किया जाए, आई की, तो आई की बात किया जाएगा तो क्यू बटे क्या लिख सकते हैं, टी, मतलब कि आई इज इक्वल टू ई बाई टी। एक तो ये बात हो गई करंट, करंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट बाई टाइम। टाइम इसमें 1 रिवोल्यूशन का लिया गया है, क्योंकि एक रिवोल्यूशन में फिर से इलेक्ट्रॉन इसी जगह पर आएगा, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और घूम के ये इसी जगह पर आएगा 1 टाइम पीरियड में। तो I इज इक्वल टू ई बाई कैपिटल टी, या इसी को हम लिख सकते हैं I इक्वल टू ई 2 पाई बाई ओमेगा। तो I इक्वल टू ई ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, या I इक्वल टू ई बाई टी ई इंटू एफ, ऐसे लिख सकते हैं। तो I इज इक्वल टू ई इंटू एफ, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में चलती है तो उसके पास फ्रीक्वेंसी आती है, टाइम पीरियड आएगी तो फ्रीक्वेंसी आती है, तो मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखा है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के जो फार्मूला लिखेंगे वो कई रूप में लिख सकते हैं, जैसे जैसे करंट है उसी रूप में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट I इंटू ए, तो पहला ये I का मतलब E, यहाँ पर हो गया कैपिटल T और पाई आर का स्क्वायर, जैसा कि अभी सवाल दिया था। उसी तरह से अगर लिखना चाहेंगे तो म्यू बी इसके हिसाब से लिख सकते हैं, तो E ओमेगा 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल होगा, तो 1/2 ई ओमेगा आर का स्क्वायर। फेमस फार्मूला है ये भी एक बहुत फेमस फार्मूला है। म्यू बी इज इक्वल टू 1/2 ई ओमेगा आर का स्क्वायर, या वेलोसिटी वाला भी रख सकते हैं, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई क्या आर। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पे लिखा सकता है म्यू बी इक्वल टू 1/2 ई इंटू ओमेगा के जगह पर v बाई आर, v बाई आर इंटू आर स्क्वायर, तो म्यू बी इक्वल टू 1/2 ई वी आर। इस तरह से भी रिजल्ट हम लोग दे सकते हैं, म्यू बी इक्वल टू 1/2 ई वी आर। दूसरी बात है कि फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं, म्यू बी इक्वल टू आई के लिखेंगे तो ई इंटू एफ इंटू पाई आर स्क्वायर। इतने सारे टर्म्स में हम लोग इसको लिख सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा, इसमें डायरेक्शन जो हम डिटरमाइन करेंगे वो राइट हैंड थंब रूल से डिटरमाइन करेंगे। अब हम लोग को पढ़ेंगे टॉर्क ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ना, करंट कैरिंग वायर के चलते टॉर्क। और टॉर्क की बात हम लोगों ने 11th में आप पढ़े होंगे टॉर्क के बारे में। टॉर्क से हम किसी
ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं जिस पर नेट फोर्स 0 होती है। तो हेडिंग है टॉर्क ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, torque due to current carrying wire when it placed in external magnetic field, इसमें हम लोग टॉर्क की बात करने जा रहे हैं। तो कंसीडर a rectangular coil having area A into B, यानी एरिया जो है आपको ए बी है और आई जो है करंट। तो इस तरह से हम लोग एक इस तरह से रेक्टेंगुलर कॉइल कंसीडर करते हैं। रेक्टेंगुलर कॉइल, इसकी लंबाई ए है और इसकी लंबाई बी है, तो इसकी एरिया ए इंटू बी हो गई। ए इंटू बी इसकी एरिया है और आई जो है आपको करंट इसमें आई है। और इस तरह से हम एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। इस तरह से एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड दिया है। इसका नाम है PQRS। PQRS इसका नाम है ना। नाम जो दिया है PQRS इस तरह से दिया हुआ है और इसमें हम लोग इस पे बाहर से मैग्नेटिक फील्ड B दिया है। तो होगा क्या ये तार कि ये तार ऐंठाएगा। अब ये कैसे ऐंठाएगा या कैसे मुड़ेगा, ये तार मुड़ जाएगा। अब ये कैसे मुड़ेगा हम लोग ये देखेंगे, क्योंकि मोड़ने के लिए या घुमाने के लिए नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसा बात हमने टॉर्क में पढ़ा है। टॉर्क में हम लोग पढ़े हैं कि नेट फोर्स होना चाहिए 0। तो देखते हैं नेट फोर्स क्या होता है। इसका नेट फोर्स 0 होता है या नहीं। तो सबसे पहला काम, अगर इसका हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का देखो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर बात किया जाए इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो ये होगा म्यू बी इजिकल टू आई इंटू ए। तो आई तो आई है और ए क्या है, ए इंटू बी है। तो पहले इसको हम लोग रख लेते हैं ताकि इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। जब टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जरूरत पड़ेगी। आई ए इक्वल टू ए बी था और आई इसमें करंट थी। हम बात करते हैं इसमें फोर्स की बात करते हैं, फोर्स की। तो फोर्स है ना, फोर्स ऑन PQ वायर, PQ वायर पर फोर्स की बात करते हैं। फोर्स ऑन PQ, तो P और Q ये वायर है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर।
है ना। अब करंट किधर है, इधर, तो एल की डायरेक्शन इधर और बी की डायरेक्शन इधर, समझिएगा बात को। तो एफ पी और क्यू, आई एल बी साइन थीटा, तो आई है और इसकी लंबाई कितनी है, बी, मैग्नेटिक फील्ड बी, और साइन कितनी है, 0 डिग्री। एफ पी और क्यू, तो ये हो जाएगा 0, एफ पी क्यू आएगा 0। इस वायर की बात करते हैं, फोर्स ऑन क्यू वार। तो क्यू वार की बात करें तो ऐसे लिखते हैं, एफ क्यू आर वेक्टर आई, और इसकी करंट इधर, तो एल वेक्टर इधर। एल वेक्टर का मतलब ए, इसकी लंबाई कितनी है, ए है, तो ए। तो बात करते हैं क्या, ए, और ये है किधर, जे के तरफ, है ना, यह है किधर, जे के तरफ। क्रॉस बी किधर है, आई के तरफ, आई ऐसा होगा, तो इसको लिख सकते हैं क्या, आई ए बी, और क्या, जे क्रॉस आई माइनस के। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस पे जो फोर्स लग रही है, इस वायर पर फोर्स, वो नीचे की तरफ लग रही है ना, माइनस के कैप, एक्स वाई प्लेन में है ये कॉइल, किस में रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, आपके तरफ क्या है, प्लस जेड, अब बोर्ड के अंदर क्या है, माइनस जेड, माइनस के कैप है। तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ। यानी कहने का मतलब है कि ये जो तार है ऐसे घूमेगा, है ना, इस तरह से घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे। ये ऐसा मानो कि इसको अंदर लेके जा रहा है, तो ये वाला हिस्सा उठेगा, है ना, और ये इधर का आधा हिस्सा बोर्ड के अंदर जाएगा, है कि नहीं। अगर इस तरह से रखा हुआ है और यहाँ पे फोर्स, ये इस कलम पे फोर्स इधर अंदर की तरफ लगे और यहाँ मान लो कि बाहर की तरफ लगे, तो पेन कैसे करेगा, ऐसे करेगा, नहीं करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्रॉस मतलब कि अंदर की तरफ फोर्स दिखाया गया है। अब फोर्स की बात करते हैं, इस पे फोर्स ऑन आर एस, तो एफ आर एस इज इक्वल टू आई, और इसकी लंबाई बी, मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी, और थीटा कितनी है, 180 डिग्री, 180 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर और करंट की दिशा इधर, तो दोनों क्या हो गए, एंटी पैरेलल हुए, तो उस पर फोर्स क्या होगा, 0 होगा। जब मैंने बात किया था मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, तो बताया था कि पैरेलल में अगर रहेगी तो फोर्स क्या होगी, 0। जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही करंट की डायरेक्शन है, कॉइल में करंट की डायरेक्शन, तो 0 हो गई, और उसके विपरीत में भी क्या हो गई, अपोजिट में भी 0 हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 180 डिग्री, तो यहाँ पर क्या होगा, एफ आर एस इक्वल टू 0, एफ आर एस इक्वल टू क्या होगा, 0। तो आप लोग लिख सकते हैं इसे, अब इसकी बात करते हैं, फोर्स ऑन एसपी, फोर्स ऑन एसपी, फोर्स ऑन एस पी वायर, फोर्स ऑन एस पी वायर, तो इसमें क्या है, एफ एस पी वेक्टर, आई
एल की दिशा कहाँ हो जाएगी, माइनस जे में, यानी ए और माइनस जे यहाँ होगा, क्रॉस बी आई की तरफ चला जाएगा, तो बी हो गया आई के तरफ, तो आई ए और बी माइनस जे क्रॉस आई, और जे क्रॉस आई माइनस के, एक पहले से माइनस प्लस के, तो लिख सकते हैं क्या, आई ए बी प्लस के कैप, ये हो गया एफ एस पी, ऐसे एफ एस पी। तो क्या कर रहा हुआ, नेट फोर्स कितना हुआ, 0। किसी भी लूप में नेट फोर्स क्या होती है, 0 होती है। तो लिख सकते हैं नाउ एफ नेट 0, एफ नेट क्या है, 0, सो टॉर्क प्रोड्यूस नाउ एफ नेट इक्वल टू 0, सो टॉर्क प्रोड्यूस, एफ नेट क्या हो गई, 0 हो गई, तो टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, मतलब कि टॉर्क होगी, एफ नेट 0 तो टॉर्क होगी, और टॉर्क में कैसे होगी जरा देखिएगा, वायर कैसा था, ऐसा था, इस तरह से थी वायर, इस तरह से, यहां पे जो फोर्स थी वो डॉट बाहर की तरफ, और यहां पे जो फोर्स थी वो अंदर की तरफ। तो क्या करेगा, इस तरह से घूमेगा, तो कैसे घूमेगा देखिएगा, ये वायर हो गया, ये बी वाली वायर हो गई, और ये मिड पॉइंट, यहाँ पे जब फोर्स लग रही हो वो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब इसको नीचे दिखा देते हैं, और यहाँ पर क्या है, डॉट, मतलब कि बाहर की तरफ दिखा रहे हैं। तो ये हो गया F इजिकल टू आई ए बी, और यहाँ पर जो फोर्स थी वो क्या थी, F इक्वल टू आई ए और B, तो इसका नाम F1 है, तो इसका नाम F2 दे देते हैं, ठीक है, ये O है। अब इसके अबाउट ये ऐसे क्या करेगा, घूमेगा O के अबाउट, तो ये सेंटर हो गया और ये F हो गया, तो इससे बीच की दूरी कितनी हो गई, B/2, और फिर ये हो जाएगी कितनी, B/2, है ना, इसके बाद घूमेगा ये। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका नाम दिया है 1:2, तो टाउ जो नेट है या टाउ अबाउट O, तो क्या हो जाएगा, F1 R परपेंडिकुलर और F2 R परपेंडिकुलर, ये तो टॉर्क होता है। तो दो फोर्स के लिए है, तो दो मैंने टॉर्क को लिख दिया, और ये कैसे है, क्लॉकवाइज, तो टॉर्क कैसा होगा, अंदर की तरफ, क्योंकि टॉर्क का डायरेक्शन भी आप राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट करते हैं, तो क्लॉकवाइज में तो इधर जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं टाउ O इक्वल टू F आई ए बी इंटू B/2 प्लस आई ए कैपिटल B इंटू B/2 लिखेंगे। तो क्या होगा आप देखिएगा, तो इसको लिख सकते हैं कि टाउ O इजिकल टू आई ए और B और इंटू B/2, और कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, तो इसको लिख सकते हैं आई ए है ना, और आई ए और क्या लिखेंगे, आई इंटू स्मॉल v, तो इसको क्या लिखेंगे, आई और ए बी इंटू कैपिटल B, तो आई और ये हो गया क्या, कैपिटल A, और ये हो गया कैपिटल B,
ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे I इंटू ए को क्या लिखते हैं, म्यू बी, यहाँ पर हो गया कैपिटल बी टाउ ओ। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर देती है क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट में ही दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर होती है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो टाउ ओ वेक्टर इज इक्वल टू म्यू बी वेक्टर क्रॉस बी। इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, म्यू बी मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा मैग्नीट्यूड। इसको लिखेंगे टाउ ओ इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा। फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, अगर बात करें कि फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए बात करते हैं। नाउ फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स क्या लिखेंगे, टाउ इज इक्वल टू एन म्यू बी कैपिटल बी साइन थीटा, या ऐसे लिख सकते हैं एन आई ए बी साइन थीटा। दैट्स द रिजल्ट। ओके, अब इसमें बात करते हैं कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब म्यू बी वेक्टर पैरेलल हो बी वेक्टर के, म्यू बी वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी को ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए कि इस तरह से एक कॉइल रखा हुआ है, तो इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ होगी और फील्ड भी किधर दी गई है, इधर ही दी गई है फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो इस केस में टॉर्क क्या होगा, 0। या इस तरह से हो, या थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब कि म्यू बी वेक्टर एंटी पैरेलल हो बी वेक्टर, दैट्स इस तरह से बात हो, यानी ऐसे बात हो आई, और इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर और मैग्नेटिक फील्ड इसके उल्टा में दिया हो, है ना। तो इस केस में भी टॉर्क क्या होगा, 0, है ना। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम जो टॉर्क होगी कुछ ऐसी होगी, इस तरह से सेम वही कॉइल दिया हुआ है, इस तरह से आपको करंट दे रखा है, इस तरह से। तो इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर, राइट हैंड थंब रूल, और इसमें जो फील्ड दे रखा है बाहर से वो इधर 90। तो इसमें टॉर्क होगी, है ना। टॉर्क क्या होगी, म्यू क्रॉस बी, यानी टाउ ओ इज इक्वल टू म्यू बी और साइन
थीटा, इसकी रेडियस अगर मान लेते हैं क्या r साइन थीटा, और थीटा इक्वल टू कितनी 90 डिग्री, जब म्यू बी परपेंडिकुलर बी, मतलब कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर मिलेगी म्यू बी इंटू बी और साइन 90, तो आई ए इंटू बी टाउ ओ, तो टाउ ओ इज इक्वल टू आई पाई आर का स्क्वायर इंटू क्या बी। टाउ ओ इज इक्वल टू आई ए बी आई पाई आर स्क्वायर इंटू बी, ये हो गए टर्क। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल बोर्ड लायक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन बोर्ड के लायक। लिखा हुआ है कि अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स, 20 टर्न्स, n बराबर 20 दिया हुआ है, एंड कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर, 12 एम्पियर की करंट है। द कॉइल इज सस्पेंडेड vertically and normal to the plane of the coil, normal to the plane of the coil, makes an angle of 30 degree with the direction of uniform horizontal magnetic field of magnitude दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है ये पहले निकाल देख लीजिए। करंट दे रखा है, और सलूशन की बात करें तो करंट दिया हुआ है I इक्वल टू 12 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स दिया हुआ है कैपिटल N इक्वल टू 20, और यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है। थीटा जो है एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन, एंड नॉर्मल टू द प्लेन। तो नॉर्मल टू द प्लेन दिया हुआ है, कहने का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ पर B इक्वल टू हो गया 0.80 टेस्ला, इस तरह से दे रखा है वैल्यूज। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो टॉर्क निकालने की जो फॉर्मूला है, टॉर्क, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से अगर हम सेट करते हैं कॉइल को, इस तरह से सेट करते हैं, टॉर्क निकालेगा ना, स्क्वायर है, स्क्वायर था एक स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर उसकी साइड थी, इस तरह से, ओके। और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कहने का मतलब है कि इसकी अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें, ये हो गया I करंट, I, और ये साइड है आपका A। ठीक है, तो इसकी अगर हम लोग डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन बिल्कुल आपके तरफ होगी, राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। और इसमें B इस तरह से दिया गया है ताकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, थीटा, तो 30 डिग्री।
तो अब तो ये ऐसा सेटअप किया गया है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर, तो इसमें फील्ड कैसी रही होगी, ऐसे रही होगी। तो हम लोग दिखा देते हैं इस तरह से, मतलब कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये म्यू बी है ना, और ये हो गया कौन, मैग्नेटिक फील्ड, और इसके बीच का एंगल है आपको 30 डिग्री। यानी टॉर्क इसमें प्रोड्यूस होगा, तो टॉर्क होगा क्या, एन आई ए बी और साइन थीटा, ये फार्मूला था। टाउ इक्वल टू, तो एन इक्वल टू है एन इक्वल टू है आपको 20, और ये हो गई आपको 12 करंट की मान, और एरिया जो होगी इसकी साइड के स्क्वायर, तो साइड है 10 सेंटीमीटर, मतलब कि A इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मतलब ये साइड, यानी 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, 0.1 मीटर। तो इसको हम लिखेंगे A मतलब साइड का स्क्वायर, मतलब 0.1 इसकी स्क्वायर, और B का जो वैल्यूज है वो 0.8 है, तो 0.8 हो गई यहाँ पर, और साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 20 इंटू 12, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.8 इंटू 1/2, ठीक है। तो अगर इसको सोल्व करें तो ये हो गई 4, मतलब 0.4। यहाँ पर देख लो भाई, एक तो इसको हटा सकते हैं, इससे हटा दिए, बच गया यहाँ पर कितना, 2 बच गया, 2, तो ये हो गया 24, और यहाँ पर हो गया 4, और यहाँ पर हो गया 10 टू द पावर -2, ये हो गई कितना, 6 और 8, 9, और 10 टू द पावर -2, यूनिट कितनी होगी, न्यूटन मीटर, फोर्स इंटू आर, न्यूटन मीटर, जूल नहीं लिखेंगे क्योंकि यह एनर्जी नहीं है, ये एक तरह का फोर्स है, टॉर्क घुमाने का काम करता है, यानी फोर्स की तरह है, इसीलिए इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर, इसको जूल नहीं लिखी जाएगी, है ना। तो 0.960 न्यूटन मीटर, ये होगी आंसर, टॉर्क। क्लियर है बात। तो बोर्ड में आपको इस तरह की क्वेश्चन आती है, और क्या क्या बोर्ड में आ सकती है टॉर्क से रिलेटेड में, एक तो आपको आएगी कि डाइपोल मोमेंट, है ना, ये वाली प्रूफ करने के लिए, दूसरी बात कि टॉर्क प्रूफ करने के लिए पक्का आएगी, है ना, ये वाली जो फार्मूला है ये जरूर आएगी, IA इंटू B और साइन थीटा, ये बोर्ड के लिए फेमस है, और उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर सकता है, 5 नंबर की बात करेगा तो, ठीक है। तो इसको आपको रिवीजन करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, बिना प्रैक्टिस के ये नहीं होगा। टॉर्क में एक बार देख लीजिएगा तो नहीं होगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करें एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जस्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए और जेईई मेन के लिए भी है ना। तो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं,